जहां आज बात होगी हमारी जावा के पहले प्रोग्राम के एक्सप्लेनेशन के बारे में। ड्राइवर फंक्शन मतलब वो फंक्शन जहां से आपका प्रोग्राम कंपाइलेशन स्टार्ट करता है। यदि हमसे पूछा जाए जावा में मेन को कंपाइलर कॉल करता है या जेवीएम कॉल करता है, इट्स कॉल्ड बाय जेवीएम, नॉट बाय द कंपाइलर। वी डिक्लेयर मेन एज एन स्टैटिक इन जावा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why you should declare main static in Java? जावा में मेन को स्टैटिक क्यों बनाया जाता है? इसलिए क्योंकि मेन की कॉलिंग रन टाइम पे होती है, जेवीएम मेन को कॉल करता है और जेवीएम मेन को कॉल करता है क्लास के नाम के साथ, इसीलिए हम मेन को स्टैटिक बनाते हैं। ये जावा में एक्सेस स्पेसिफायर कहलाते हैं। देयर आर 4 स्पेसिफायर, वन इज पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट पब्लिक। आपके प्रोग्राम और कंसोल के बीच में एक मीडिएटर होता है जो कंसोल पे डेटा ले जाने का काम करता है या कंसोल से डेटा लाने का काम करता है, राइट। और ये जो मीडिएटर होता है इसको बोलते हैं स्ट्रीम, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज बात होगी हमारी जावा के पहले प्रोग्राम के एक्सप्लेनेशन के बारे में। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टेप्स देखी थी कि कितनी स्टेप्स में आपको जावा का कोड लिखना है, कि सबसे पहले आपको नोटपैड ओपन करना है। अगर आप नॉन आईडीई एडिटर को यूज कर रहे हैं तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आईडीई नॉन आईडीई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, जावा का कोड कहां पे आपको लिखना है, कंपाइल किस तरीके से करना है, आउटपुट किस तरीके से आपको मिलेगा, जावा सी कमांड, जावा कमांड, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। लेकिन आज हम देखते हैं यहां पे कि जब हम जावा का कोड लिखेंगे तो व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू राइट इन दिस कोड। कि अगर मैंने लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा तो हमने बात की थी कि वो सबसे पहली स्टेप में आपको नोटपैड ओपन करना है। अगर आप नॉन आईडीई एडिटर को यूज कर रहे हैं, देन सेकंड स्टेप में यू हैव टू राइट ए जावा कोड। तो यहां पर कंफ्यूजन है कि सर जो जावा कोड है उसमें लिखना क्या है और क्यों लिखा जाता है। कि अगर मैंने मेन के आगे पब्लिक लिखा है, स्टैटिक लिखा है, आपने देखा होगा मेरे लास्ट लेक्चर में, लेकिन वहां पर भी मैंने आपसे कहा था कि अभी आप केवल एक प्रोग्राम को रन करके देख लीजिए ताकि आप यह कंफर्म हो जाए कि योर सिस्टम इज रेडी फॉर द जावा कोड, राइट। तो जावा इंस्टॉलेशन से लेके सारी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक की हैं, ओके। लेकिन अब यहां पर हम लिखते हैं जावा का पहला प्रोग्राम विथ एक्सप्लेनेशन, ओके। तो सबसे पहली स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बोला था, देखो आप यहां पे कि द स्ट्रक्चर ऑफ जावा इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और अगर किसी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर बेस्ड है तो विदाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वी आर नॉट एबल टू राइट एनीथिंग। तो यहां पर आप समझिए, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन जो आएगा, अभी क्लास और ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, है ना। कि अभी हमने ये नहीं पढ़ा है डिटेल में कि क्लासेस क्या होती हैं, क्यों बनाई जाती हैं। लेकिन जावा में अगर आपको कोडिंग की शुरुआत भी करनी है तो यू हैव टू राइट अ क्लास। तो अभी हम केवल एक क्लास बना रहे हैं यहां पे, लेकिन क्लास की जो डिटेल होगी वो हम आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है मेन में क्या कोड हम कैसे लिखेंगे उसको समझने के लिए, राइट। बट सिंस जावा विदाउट क्लास हमें अलाउड ही नहीं करता है कुछ भी लिखने के लिए, तो जब भी हमें जावा में क्लास डिक्लेयर करना होती है तो वी हैव टू यूज अ क्लास कीवर्ड। कि अगर आपको क्लास बनानी है, आप बिल्कुल अभी दिमाग मत लगाइएगा कि क्लास सर क्यों बनाई जाती है, क्लास का रीजन क्या है। अभी जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास वाले टॉपिक पे आऊंगा, देखिए अभी ये पहली स्टेप है हमारी, और पहली स्टेप में अभी हम क्लास की बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, राइट। तो अभी हमें केवल एक क्लास बनानी है और एक प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से रन करके देखना है और एक एक स्टेप को समझना है। तो यहां पर जावा में हमें सबसे पहली स्टेप में एक क्लास बनानी है। क्लास का डिक्लेरेशन होता है क्लास कीवर्ड से, ठीक है। और देखिए जावा हमेशा अपने पूरे डेवलपमेंट में जावा ने कुछ नेमिंग कन्वेंशन फॉलो किए हैं। जैसे यदि जावा में कोई भी इनबिल्ड क्लासेस हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि ईच एंड एवरीथिंग इन जावा इज ईदर अ मेंबर ऑफ अ क्लास और एन इंटरफेस। तो ना तो उसने क्लास के बाहर कुछ लिखा है ना वो आपको लिखने देगा, लेकिन जब उसने क्लासेस और इंटरफेस को बना के दिया है हमें, तो कुछ नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो किया है। नेमिंग कन्वेंशन मतलब क्लास के नाम कुछ रूल से उसने डिक्लेयर किए हैं, राइट। जैसे जावा में क्लास के नाम का फर्स्ट लेटर आपको हमेशा कैपिटल मिलेगा, ये नाम का, क्लास कीवर्ड का नहीं, क्लास के नाम का। तो जैसे मैंने भी मेरी क्लास के नाम का फर्स्ट लेटर क्या रखा है, टी, राइट। दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ केमल कन्वेंशन, कि आपका जो क्लास है वो केमल कन्वेंशन को फॉलो करता है। जैसे अगर जावा में मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल के साथ कभी भी कुछ लिखता हूं तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि मैंने क्लास का नाम लिखा है।
या वो इंटरफेस होगा जो आगे हम पढ़ेंगे, राइट। तो यहां भी अगर हम हमारी क्लास बना रहे हैं, ये क्लास हमें क्यों बनानी है? ये क्लास अभी हमें बनानी है केवल हेलो प्रिंट करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि प्रोग्राम में जब हम सोर्स कोड लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइलेशन शुरू करेगा सीधे वन। ये हमने याद है लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब आप सोर्स कोड लिखोगे तो सोर्स कोड अपना कंपाइलेशन कहां से स्टार्ट करेगा? तो सोर्स कोड अपना कंपाइलेशन स्टार्ट करेगा जावा में मेन फंक्शन से, मेन मेथड से। लेकिन अगर मुझे जावा में मेन भी लिखना है सो वी हैव टू राइट अ क्लास फॉर दैट। उस मेन को भी हमें क्लास में लिखना होता है। तो यहां पर क्लास के नाम का फर्स्ट लेटर आप हमेशा ट्राई करें कैपिटल में लिखें। नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, टेस्ट ले लीजिए, माय क्लास ले लीजिए, फर्स्ट ले लीजिए, लेकिन फर्स्ट लेटर हमेशा क्या रखना है आपको? कैपिटल लेटर में, ठीक है। अब आप देखिए, जनरली हम प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं कि जब भी हम किसी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो मुझे एक ड्राइवर फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ड्राइवर फंक्शन मतलब वो फंक्शन जहां से आपका प्रोग्राम कंपाइलेशन स्टार्ट करता है। तो हम जावा में भी अगर सोर्स कोड लिख रहे हैं तो वो सोर्स कोड कंपाइल होगा, और अगर वो कंपाइल होगा तो कहां से आपका प्रोग्राम कंपाइलेशन शुरू करेगा? तो जब तक हम जावा में कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, जब हम वेब एप्लीकेशन पे आएंगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन जब भी हम जावा में कोई कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं सो कंपलसरी वी रिक्वायर्ड वन ड्राइवर फंक्शन। और हर लैंग्वेज में कोई ना कोई ड्राइवर फंक्शन होता है। लाइक सी में मेन है, C++ में मेन है। तो यहां पर आप समझिए थॉट प्रोसेस ऑफ जावा क्या थी। जावा पीपल्स का यह सोचना था कि बॉस मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो जावा पढ़ रहे हैं, मे बी पॉसिबल उनका बैकग्राउंड C एंड C++ है, तो कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने वही ट्रेडिशन के फॉलो करे हैं जो C और C++ में चले आ रहे हैं कि C++ में जो ड्राइवर फंक्शन होता है उस ड्राइवर फंक्शन का नाम होता है मेन। अब यहां जावा अपने डेवलपमेंट में ड्राइवर फंक्शन का नाम कुछ और भी रख सकता था, राइट, लेकिन यहां पर भी ड्राइवर फंक्शन का नाम उन्होंने मेन ही रखा है। रीजन इज दैट कि यदि आपका बैकग्राउंड C एंड C++ है तो आपको यह प्रॉब्लम ना आए कि बॉस ये नया फंक्शन कौन सा आ गया, राइट। तो जब भी हम जावा में कोड लिखते हैं तो हमें भी एक ड्राइवर फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सिंस इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लैंग्वेज सो इट डू नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग आउटसाइड द क्लास। तो यहां भी जब हम मेन लिखेंगे तो हमें मेन को कहां लिखना है? क्लास में। तो ये मैंने मेन लिख दिया। अभी स्टेप बाय स्टेप में चल रहा हूं, तो जावा में भी हमें मेन की रिक्वायरमेंट है, ये मैंने मेन लिख दिया, राइट। अब इस मेन के आगे हमने अभी क्या लिखा है? वॉइड, जो कि इसके रिटर्न टाइप को इंडिकेट करता है कि बस जावा का जो मेन है उसका रिटर्न टाइप नल है, वॉइड है। इसके बारे में भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप केवल उतने कॉन्सेप्ट को समझिए जो अभी हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है, राइट। और जावा में मेन कितने तरीके से लिखा जाता है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। देयर आर 3 ways टू राइट अ मेन इन जावा, ठीक है। एक एक करके हम सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो यहां पर हमने क्या लिखा? सपोज वॉइड मेन, राइट। अब इस वॉइड मेन में, अब सुनना ध्यान से, वॉइड मेन में मैंने अपना कोड लिख दिया, जो भी कोड मुझे लिखना था, और ये क्लास मैंने कंप्लीट कर दिया। अब सुनो, आप स्टेप समझते जाना। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करूंगा अपने फोल्डर में, ठीक है। तो याद है हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम अपना एक फोल्डर बनाएंगे माय जावा के नाम से, और इसमें हमने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया test.java। अब यहां पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, जिस क्लास में आपका मेन है, हालांकि बाद में हम इस स्टेटमेंट को भी चेंज कर देंगे, डोंट वरी, जिस क्लास में आपका मेन है उस क्लास का नाम और आपके प्रोग्राम का नाम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। क्यों? अभी 10 मिनट बाद बताता हूं आपको। थोड़ा सा अपन आगे एक्सप्लेनेशन देख लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि व्हाई दिस। आप खुद ही समझ जाएंगे, मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा। देखो, आप क्लास का नाम और प्रोग्राम का नाम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए जिस क्लास में आप अपना ड्राइवर फंक्शन बना रहे हैं। तो ये जो मेन है इसको हम जावा में बोलते हैं इट इज अ ड्राइवर फंक्शन। ड्राइवर फंक्शन इसलिए क्योंकि यहां से आपका प्रोग्राम कंपाइलेशन स्टार्ट करता है। कि जावा के प्रोग्राम में जब भी हम कोई कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं, कंसोल मतलब वो एप्लीकेशन जिसका रिजल्ट आपको कंसोल पे मिलने वाला है। तो जावा में हम शुरुआत कहां से करते हैं? मेन से। ओके, मेन के आगे हमने क्या लिखा है? वॉइड। अब मान लीजिए मैंने इसमें कोड लिख दिया, ओके। तो अब थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेप्ट को सुनिए। अब नेक्स्ट स्टेप में चलो मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। तो यहां पर आप समझो कि जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा? जावा सी test.main, ठीक है। ये हम लिखेंगे कहां पे? सी ड्राइव में, माय जावा फोल्डर में। आप अगर स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये बहुत अच्छे से बताया है कि आपको एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर में आपको अपना प्रोग्राम सेव करना है, ओके। और अब अगर मैं इसको कंपाइल करता हूं तो हम आ गए अपने फोल्डर में, माय जावा में, और अब देखिए यहां पर आके अगर मैं लिखता हूं जावा सी test.main,
सॉरी, जावासी टेस्ट डॉट जावा, ये मैंने लिखा जावासी टेस्ट डॉट जावा, राइट। अब जब आपने लिखा जावासी टेस्ट डॉट जावा तो नो डाउट आपका प्रोग्राम कंपाइलेशन स्टार्ट करेगा। तो यहां पर अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनना, यदि आपने प्रीवियसली कहीं थोड़ा बहुत जावा का कोड लिखा है, ठीक है, तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अभी आपने पब्लिक भी नहीं लिखा, स्टैटिक भी नहीं लिखा, मेन के आगे भी नहीं लिखा, पिछले में जब आपने स्टेप समझाई थी तब तो आपने सब कुछ लिखा था। अरे सब लिखेंगे, डोंट वरी, लेकिन पहली स्टेप में आप ये समझिए कि अगर मैंने एक क्लास में एक फंक्शन लिखा है और अगर उसका नाम मेन है या कुछ और भी है, राइट, तो यदि मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं तो क्या यह प्रोग्राम कंपाइल होगा? बिल्कुल होगा, 110% होगा। क्योंकि समझिए कि स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, मैं अगर इस मेथड का नाम अभी मेन हटा के कुछ और भी रख दूंगा तो भी आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा, क्योंकि रीजन इज दैट जावा में जब भी मेन की कॉलिंग होती है तो वो कंपाइलर नहीं करता है, जावा में मेन को कॉल करता है जेवीएम रन टाइम पे। तो आपके इस प्रोग्राम में मेन की शुरुआत अभी नहीं हुई है, अभी प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी केवल आपके प्रोग्राम ने यह चेक किया है कि आपने जो कोड लिखा है उस कोड में कहीं कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है। तो एक प्रोग्राम का सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट होने के लिए केवल ये हमें फोकस रखना होता है कि हमने जो कोड लिखा है दैट कोड डोंट हैव एनी सिंटेक्स एरर। आप चाहे अभी मेन लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन क्योंकि हमें ड्राइवर फंक्शन मेन चाहिए इसीलिए हमने यहां पर मेन लिखा हुआ है, क्योंकि प्रोग्राम जब रन होगा तो शुरुआत कहां से करेगा? मेन से। तो एक चीज ध्यान से सुनो, जावा में मेन की कॉलिंग कंपाइलेशन टाइम पे नहीं होती है, रन टाइम पे होती है। रन टाइम पे अगर इस फंक्शन का नाम मेन नहीं हुआ तो प्रोग्राम रन टाइम पर एरर देगा, विच इज एन एक्सेप्शन। कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आएगी। मतलब अगर मैं कंपाइल टाइम पे एरर कब आएगी? जब मैं इसमें से कोई सिंटेक्स एरर की रूल ब्रेक करता हूं। मान लो मैंने ब्रैकेट नहीं, करली ब्रैकेट नहीं लगाया, सेमीकोलन नहीं लगाया, तो ये सब सिंटेक्स एरर है जो कंपाइलर चेक करता है। बात समझना बेटा, स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे, और इसीलिए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। लास्ट लेक्चर, पिछले 2-3 लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था जावा को इंस्टॉल किस तरीके से करना है, क्लास पाथ किस तरीके से सेट करना है, फिर हम नॉन आईडीई एडिटर में जावा का कोड लिखेंगे कैसे, तो नोटपैड ओपन करना है, फिर आपको कोड लिखना है। तो मैंने आपको कोड रन करके आउटपुट भी बता दिया है, लेकिन उस कोड में लिखा क्या है और क्यों लिखा है आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली स्टेप में आपको यह समझ में आया कि जब भी हम कंपाइल कर रहे हैं तो कंपाइलेशन टाइम पे मेन कॉल नहीं होता है, मेन के सिंटेक्सेस चेक किए जाते हैं रन टाइम पे। तो यदि हमसे पूछा जाए जावा में मेन को कंपाइलर कॉल करता है या जेवीएम कॉल करता है, इट्स कॉल्ड बाय जेवीएम, नॉट बाय द कंपाइलर। कंपाइलर को कोई मतलब नहीं है कि आपके प्रोग्राम में इस क्लास में इस फंक्शन का नाम मेन है या कुछ और है। मेथड है एक्चुअली वो, क्योंकि क्लास में अगर आपने लिखी है तो वो मेथड है। देखिए, अगर आप में से कोई C++ बैकग्राउंड से है तो मेन आपने वहां भी लिखा है, लेकिन वहां पर हम बोलते थे मेन इज अ फंक्शन, क्योंकि उसको क्लास में नहीं लिखते थे। और याद है मैंने शुरुआत में बोला था कि जब भी कोई फंक्शन क्लास का मेंबर बन जाता है तो वो मेथड कहलाती है। तो इन जावा मेन इज अ मेथड, व्हाइल इन C++ मेन इज अ फंक्शन बिकॉज इट इज आउटसाइड द क्लास इन C and C++, बट इन जावा इट इज अ मेथड, राइट। तो ये मेन मैंने लिखा, लेकिन अगर मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया तो बाकायदा आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा, कोई एरर नहीं आएगी, राइट। लेकिन एरर कब आएगी? जब सेकंड स्टेप में मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा। जब मैंने इसको रन किया तो याद है मैंने आपको क्या बोला था? आपको लिखना है जावा टेस्ट। अब आप देखिए, ध्यान से सुनना, जब आपने लिखा जावा टेस्ट, जब आपने लिखा जावा टेस्ट, ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है ये इंटरनली, देखो आप, मैंने आपको क्या बोला था, ये स्टेटमेंट इंटरनली किसको कॉल कर रही है? कंपाइलर को, ठीक है, ये कॉल कर रहा है कंपाइलर को। और जब आप लिखते हैं जावा टेस्ट, तो जावा टेस्ट को इंटरनली कॉल करता है जेवीएम को। तो बच्चे ध्यान से सुनना, जावा टेस्ट का एक्चुअली इंटरनल मीनिंग क्या है? जावा टेस्ट डॉट मेन। सुनो ध्यान से, जावा टेस्ट डॉट मेन। एक्चुअली आपने जब लिखा है जावा टेस्ट तो इंटरनली आपका प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट करता है जावा टेस्ट डॉट मेन के साथ। अब इस पूरी स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि जब आपने जावा टेस्ट लिखा तो आपके प्रोग्राम ने मेन की कॉलिंग की है, लेकिन क्लास के नाम के साथ। अब सुनो आप, क्या होता है जब भी हम क्लास में कोई मेथड लिखते हैं तो ऑब्वियसली बात है उस मेथड को कॉल करते हैं।
राइट, कि अगर आपने क्लास में कोई मेथड लिखी है तो उस मेथड की कॉलिंग दो तरीके से होती है। उस मेथड को हम दो तरीके से कॉल कर सकते हैं कि या तो उस मेथड को कॉल करने के लिए मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कोई भी मेथड और कोई भी कॉल करे, सुनो ध्यान से, चाहे मेथड आप कॉल करें, मैं कॉल करूं या कोई तीसरा कॉल करे, ये तीसरा कौन अभी आता हूं इस पे, राइट। यदि आप जावा में या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास में अगर आपने कोई मेथड लिखी है, चाहे वो C++ हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जावा हो, कॉल करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप उस मेथड को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, जिस तरीके से जब आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे कुछ इस तरीके से टेस्ट टी या टी इक्वल टू न्यू टेस्ट टी डॉट मेथड का नाम, कि या तो आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और ऑब्जेक्ट बना के क्लास के मेथड को कॉल करें, या दूसरा तरीका है कि आप उस मेथड को क्लास के नाम के साथ भी कॉल कर सकते हैं, जो कि आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे अभी, कि कोई भी मेथड क्लास के नाम के साथ कैसे कॉल होती है। क्लास के नाम के साथ अगर आपको किसी मेथड को कॉल करना है तो उस मेथड को आप क्लास में बना दो स्टैटिक। स्टैटिक वो मेथड्स होती हैं जिनको कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। ये पूरा टॉपिक आएगा अभी आगे स्टैटिक, बेटा डोंट वरी अबाउट दिस, राइट। तो यहां पर अगर आपको लग रहा है कि बॉस इस मेथड की कॉलिंग क्यों हो रहा है, ऐसा भी बताता हूं। मैंने आपको क्या बोला, एक मेथड को कॉल करने के दो तरीके हैं, या तो ऑब्जेक्ट या क्लास का नाम। यदि क्लास के नाम के साथ मेथड को कॉल करना है तो मेथड को आप बना दो स्टैटिक मेथड। जैसे आप देखो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको C++ का बताता हूं। मान लो अगर एक क्लास है ABC C++ में, राइट। अगर इस ABC क्लास में सपोज देयर इज अ फंक्शन, एक फंक्शन है, सॉरी मेथड है, मैं फंक्शन वर्ड यूज कर रहा हूं। देयर इज अ मेथड वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। अगर ये डिस्प्ले नाम की मेथड है, इस डिस्प्ले नाम की मेथड में सपोज मैंने लिखा हुआ है सी आउट व्हाटएवर हेलो। अगर आपने C++ पढ़ा है तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, राइट। तो C++ में जब हम क्लास बनाते हैं तो क्या करते हैं, क्लास लिखते हैं, क्लास को सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं, पब्लिक लिखते हैं, वॉइड डिस्प्ले लिखते हैं, राइट। अब यदि मान लो मैं इसको कॉल करता हूं मेन में, ठीक है, तो मेन में मेरे पास इसको कॉल करने के दो तरीके हैं बेटा। या तो मैं इस ABC क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूं ABC A डॉट डिस्प्ले, या तो हम इसको इस तरीके से लिखें कि मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लेता हूं। या तो मेरे पास एक तरीका यह है, या मेरे पास दूसरा तरीका यह है कि मैं इसको ऑब्जेक्ट के साथ कॉल ना करके इसको मैं बना देता हूं स्टैटिक। और अगर मैंने इसको स्टैटिक बना दिया तो अब मैं इस मेथड को ऐसे कॉल कर सकता हूं ABC : डिस्प्ले। ये C++ का तरीका है, ABC : डिस्प्ले। यू कैन कॉल दिस मेथड इन दिस वे आल्सो, ABC स्कोप रिजोल्यूशन डिस्प्ले, जिसको हम बोलते हैं वहां पर। ये C++ की बात कर रहा हूं मैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम किसी मेथड को स्टैटिक बनाते हैं तो स्टैटिक बनाने का रीजन ये होता है कि उस मेथड की कॉलिंग क्लास के नाम के साथ हो सकती है, राइट। अब सुनो ध्यान से कि सर मेन को स्टैटिक क्यों बनाया हमने, आप मुझे बताओ। मैंने अभी आपको क्या बोला था, जब हम जावा में इस प्रोग्राम को रन करेंगे, है ना, सुनना ध्यान से, स्टेप्स को, एक एक स्टेप्स को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि जब मैं जावा के इस प्रोग्राम को रन करूंगा, ठीक है, कि जब आपने लिखा, जब हमने ये प्रोग्राम रन किया तो आपके इस प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो आपके इस प्रोग्राम को कॉल कैसे किया जाएगा। आपने लिखा जावा टेस्ट, तो कंपाइलर इसको इंटरनली कैसे कॉल कर रहा है, सॉरी JVM। बेटा कंपाइलर को तो मेन को कॉल करना ही नहीं है, मेन की कॉलिंग JVM कर रहा है। और अगर JVM मेन को कॉल करेगा तो JVM ये बोलता है बॉस मैं मेन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा। देखो आप जरा, जब आपने लिखा जावा टेस्ट, अरे ये स्टेटमेंट है ना जहां पर आपका मेन रन होगा, जावा टेस्ट, ये कॉल हो रहा है JVM किसको कॉल कर रहा है, मेन को। JVM इस मेन को कैसे कॉल कर रहा है, जब आपने लिखा जावा टेस्ट तो इंटरनल इसका मीनिंग है जावा टेस्ट डॉट मेन। ये देख जरा ध्यान से, मेन की कॉलिंग JVM क्लास के नाम के साथ कर रहा है और मेन को JVM क्लास के नाम के साथ कॉल करे, इसीलिए इस मेन को कैसा बनाया जाता है, स्टैटिक। इस मेन को हम स्टैटिक इसलिए बना रहे हैं ताकि JVM जब इसको कॉल करे तो वो क्लास के नाम के साथ कर ले, क्योंकि JVM मेथड को ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं करेगा। जबकि रूल ये होता है कि यदि कोई मेथड क्लास की मेंबर है तो या तो वो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगी या फिर क्लास के नाम के साथ कॉल होगी। तो व्हाई वी डिक्लेयर मेन एज एन स्टैटिक इन जावा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
Why you should declare main static in Java? जावा में मेन को स्टैटिक क्यों बनाया जाता है? इसलिए क्योंकि मेन की कॉलिंग रन टाइम पे होती है, जेवीएम मेन को कॉल करता है और जेवीएम मेन को कॉल करता है क्लास के नाम के साथ, इसीलिए हम मेन को स्टैटिक बनाते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर अगर मैं स्टैटिक ना लिखूं तो क्या ये प्रोग्राम कंपाइल होगा? 100% पक्का, डन, कंपाइल होगा, क्योंकि कंपाइलर तो मेन कॉल करता ही नहीं है। कंपाइलर को केवल सिंटेक्सेस से मतलब है। अगर उसको परफेक्ट सिंटेक्स मिले पूरे प्रोग्राम में तो वो पूरे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा, बस इतना काम है कंपाइलर का। गॉट इट? तो व्हाई वी डिक्लेयर स्टैटिक, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूं, राइट, फिर से मैंने कंपाइल किया। अब कंपाइल करने के बाद अगर आप इसको फिर से रन करोगे तो आपका प्रोग्राम फिर एरर देगा। ठीक है, ये तो चलो C++ था। जब आप इसको रन करोगे तो अब तो क्वेश्चन है सर अब तो सब कुछ सही है, आपने बोला जावा टेस्ट लिखने पर इंटरनली इसकी कॉलिंग होगी क्लास के नाम के साथ, तो मैंने तो अब स्टैटिक भी बना दिया, फिर अब एरर क्यों आ रही है? अब जो एरर आ रही है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इस स्टेप पे, जिस स्टेप पे हम हैं अभी। देखिए अब क्या होता है C++ में, अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर इसलिए करता हूं, कभी आपने पढ़ा है तो यू नो वेरी वेल, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। C++ में, जावा में, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, राइट, जब हम क्लास में मेंबर को डिक्लेयर करते हैं तो मेंबर का स्पेसिफिकेशन होता है। क्लास का मेंबर मतलब जो भी आप क्लास में लिख रहे हैं, कि अगर आपने क्लास में कुछ लिखा है, सपोज मैंने क्लास में, ये क्लास मेरी एबीसी है और इस क्लास एबीसी में अगर मैं कुछ मेंबर डिक्लेयर कर रहा हूं, राइट, तो इन मेंबर को जो कि क्लास में हम डिक्लेयर करते हैं C++ में, ठीक है, इन मेंबर को या तो हम पब्लिक बनाते हैं, या हम प्राइवेट बनाते हैं, या हम प्रोटेक्टेड बनाते हैं। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये 3 टाइप के डेटा मेंबर हम किसी भी क्लास में डिक्लेयर करते हैं। ठीक, तो ये तीनों को हमने पढ़ा है C++ में, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, क्या कहलाते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर। दिस आर कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, अब इनका यूज क्या है? व्हाई वी डिक्लेयर अ पब्लिक? यदि कोई मेंबर, अभी प्रोटेक्टेड पे फोकस नहीं करते हम, अभी हम बात करते हैं पब्लिक और प्राइवेट की, क्योंकि एक्चुअली प्रोटेक्टेड का यूज है इनहेरिटेंस के लिए, वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आगे ये टॉपिक आएगा स्पेसिफायर। यदि कोई मेंबर पब्लिक होता है तो उसको कहीं भी किसी भी तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। अगर मेंबर प्राइवेट है तो वो किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं किया जा सकता, राइट। तो C++ में 3 स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। सुनना ध्यान से, जावा में 4 होते हैं। जावा में हम 4 स्पेसिफायर की बात करते हैं। जावा में हम यूज करते हैं पब्लिक, ठीक है, सेकंड होता है प्राइवेट, तीसरा होता है प्रोटेक्टेड, और चौथा होता है डिफॉल्ट पब्लिक। डिफॉल्ट पब्लिक, ध्यान से सुनना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड डिफॉल्ट पब्लिक। जावा 4 स्पेसिफायर को यूज करता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? दिस आर कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर। ये कहलाते हैं एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा। ये जावा में एक्सेस स्पेसिफायर कहलाते हैं। देयर आर 4 स्पेसिफायर, वन इज पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट पब्लिक। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि पब्लिक और डिफॉल्ट पब्लिक में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड डिफॉल्ट पब्लिक? आप समझिए, मैं बिल्कुल केवल उतना ही कॉन्सेप्ट अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा जितना हम स्टार्टिंग लेवल पे समझ सकते हैं। क्योंकि कारण क्या है, अभी मुझे इस मेन के आगे, देखिए लिखने को तो मैं भी अभी लिख दूंगा कि चलो ये लिख लो, समझ लो, लेकिन क्यों लिखा जाता है? इंटरव्यू आधे घंटे केवल इस पे चलता है कि व्हाई यू राइट स्टैटिक, व्हाई यू राइट पब्लिक, व्हाई यू राइट वॉइड, मेन। ओके, तो समझो स्टेप, अगर मैं समझा रहा हूं आपको, उसको समझने की कोशिश करो। स्टैटिक क्यों लिखा, समझ में आया, राइट। लेकिन अब आप देखो क्या होता है C++ में और जावा में। एक डिफरेंस ये है कि जब हम C++ में क्लास में कोई मेंबर डिक्लेयर करते हैं तो क्लास के जितने भी मेंबर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि यदि आप क्लास के मेंबर को स्पेसिफिकेशन नहीं दोगे कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है, तो C++ अपने मेंबर्स को बाय डिफॉल्ट प्राइवेट मानता है। गॉट इट? लेकिन जावा में क्लास के मेंबर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट नहीं होते हैं। जावा में क्लास के मेंबर बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, पब्लिक भी नहीं होते हैं।
जावा में क्लास के मेंबर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, पब्लिक नहीं होते हैं। ध्यान से सुनना, प्राइवेट नहीं होते हैं, पब्लिक भी नहीं होते हैं। इट इज अ बाय डिफॉल्ट पब्लिक। अब इस पब्लिक और डिफॉल्ट पब्लिक को समझने के लिए अभी इनिशियल लेवल पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा पब्लिक और डिफॉल्ट पब्लिक में क्या डिफरेंस है। देखो, आप सपोज करो अगर ये देखिए, जावा में हायरार्की क्या होती है, जावा में क्लास होती है। क्लास में जैसे ये क्लास ए है, सपोज इस क्लास में सपोज एक मेथड है वॉइड डिस्प्ले, है ना। सुनना, समझना ध्यान से, मुझे केवल आपको एक चीज समझानी है कि मेन के आगे मैं स्टैटिक क्यों लिख रहा हूं और पब्लिक क्यों लिख रहा हूं। ये सारी कहानी बस उस पब्लिक को लिखने के लिए है कि क्यों हम मेन के आगे पब्लिक लिखते हैं जावा में। और यदि आपने एक लेवल पे इसको समझ लिया तो आगे चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी, क्योंकि रटना नहीं है। ये रटना नहीं है कि जावा में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कई लोग पढ़ाते हैं कि C++ में मेन लिखते हैं, जावा में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं। बेटा, आधे घंटे इंटरव्यू केवल इस टॉपिक पे चलता है। Why you write public, what is static, what is void, what is main, main के आगे आपने string args क्यों लिखा है, main को जावा में कितने तरीके से लिखा जा सकता है। अरे समझो स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो यहां पर आप देखो, मैं जो आपको बता रहा था कि सपोज अगर एक क्लास है ए नाम की, इस ए नाम की क्लास में एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है सपोज, ठीक है, ये एक क्लास। अब जावा में हायरार्की क्या होती है, मेथड होती है क्लास में। ये मेथड है, ये मेथड कहां पर है, क्लास में। There is an another class called B, ठीक है। स्टेप फिर से सुनना, मेथड होती है क्लास में और क्लास होते हैं पैकेज में। पैकेज में कि क्लास कहां होती है जावा में, पैकेज में। तो सपोज ये पैकेज 1 है, सपोज दिस इज अ पैकेज 1। ओके, ये मैंने पैकेज का नाम रख दिया 1। तो ये क्लास ए में डिस्प्ले मेथड है, डिस्प्ले मेथड क्लास ए में है और ये क्लास पैकेज 1 में है। सुनना, इसी पैकेज में एक और क्लास है, क्लास बी, ठीक है। अभी पैकेज क्या होता है, क्यों बनाए जाते हैं, अभी बिल्कुल मत सोचो, केवल स्टेप समझो आप कि जावा की हायरार्की ये बोलती है कि मेथड क्लास में होती है, इंटरफेस में भी होती है, लेकिन मैं अभी इंटरफेस को पूरी तरह से साइड में लेके चल रहा हूं। मेथड क्लास में होती है, क्लास पैकेज में होती है। गॉट इट। तो यदि मान लो ये क्लास ए है जो पैकेज 1 में है, ये क्लास बी भी इसी पैकेज 1 में है, दोनों क्लासेस सेम पैकेज में है, राइट। अब यदि मान लो मैं इस डिस्प्ले के आगे लिख देता हूं, सुनना, इस डिस्प्ले के आगे अगर मैंने लिख दिया प्राइवेट, यदि मैंने लिख दिया प्राइवेट, ओके, इस डिस्प्ले के आगे मैंने लिख दिया प्राइवेट। अगर ये मेथड को मैंने क्लास में प्राइवेट बना दिया, तो अब ये मेथड अगर मैं चाहूं तो भी क्लास बी में किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं कर सकता। यदि मुझे डिस्प्ले को इसी पैकेज की क्लास बी में एक्सेस करना है, सपोज क्लास बी में कोई XYZ नाम की मेथड है और यहां पर मुझे इसको एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा A = A1। मतलब ये सब मैं क्या लिख रहा हूं, डोंट वरी, अभी केवल आप कॉन्सेप्ट समझो। मैंने अगर लिखा A1.display तो दिस इज एन एरर। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस मेथड को यहां एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर ये प्राइवेट है, सो आई कैन नॉट एक्सेस दिस मेथड आउटसाइड द क्लास। मतलब मैं इस मेथड को अपनी ही एक ही पैकेज की दूसरी क्लास में भी एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्राइवेट है, इट इज अ प्राइवेट। ओके, लेकिन यदि मान लो मैं इसके आगे कुछ भी नहीं लिखता हूं, कुछ नहीं लिखा मैंने, अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो आपका प्रोग्राम इस मेथड डिस्प्ले को बाय डिफॉल्ट पब्लिक समझेगा। डिफॉल्ट पब्लिक का मतलब यह है कि नाउ दिस मेथड इज एक्सेस इन अनदर क्लास इन सेम पैकेज। मैं सेम पैकेज की किसी भी दूसरी क्लास में इस मेथड को अब एक्सेस कर सकता हूं। और जिस दिन मैं पैकेज पढ़ाऊंगा मैं आपको प्रैक्टिकली हर कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन अभी आप ये समझो कि अगर कोई मेथड प्राइवेट है, इसका मतलब है यू कैन नॉट एक्सेस दिस मेथड आउटसाइड द क्लास। अगर वो डिफॉल्ट पब्लिक है तो वो अपने ही पैकेज की दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकती है। लेकिन सपोज देयर इज एन अनदर पैकेज, एक दूसरा पैकेज है, ये है पैकेज बी, या इसका नाम मैंने रख दिया सपोज पैकेज 2। ये पैकेज 2 है, ये 1 है, ये 2 है। अब इस पैकेज 2 में सपोज एक क्लास है, देयर इज अ क्लास कॉल्ड क्लास, ये ए ये बी, सपोज इसको मैं ले लेता हूं एक्स नाम की क्लास, राइट। अब इस एक्स नाम की क्लास में जो कि पैकेज 2 में रखी हुई है, यदि मान लो यहां भी कोई फंक्शन है और यहां भी कोई मेथड है, और अगर मुझे इस मेथड में
इसको एक्सेस करना है। किसको? अच्छा, डिस्प्ले कॉमन हो जाएगा, इसका नाम मैं रख देता हूं सपोज वॉइड शो नाम की मेथड, राइट। अब इस शो में अगर मुझे डिस्प्ले को एक्सेस करना है तो बच्चे सुन, अगर ये प्राइवेट थी तो ये तो अपनी ही क्लास के बाहर नहीं जा पा रही थी। डिफॉल्ट पब्लिक है तो डिफॉल्ट पब्लिक का मतलब है ये पब्लिक है लेकिन विद इन अ पैकेज ओनली। केवल एक पैकेज के लिए ये पब्लिक है, इसको आप दूसरे पैकेज में एक्सेस नहीं कर सकते। डिफॉल्ट पब्लिक होता है लेकिन विद इन अ पैकेज ओनली, नॉट आउटसाइड द पैकेज। अगर मैं इसको यहां एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया सपोज कुछ इस तरीके से A1 इक्वल टू न्यू A, ठीक है, और अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया A1 डॉट डिस्प्ले, दिस इज एन एरर, वो एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये डिफॉल्ट पब्लिक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसकी एक्सेसिबिलिटी यहां भी मिले एंड एवरीवेयर, सो मेक दिस मेथड एज अ पब्लिक मेथड। यदि मैंने इसको पब्लिक बना दिया, so now this method is accessed outside the class of the same package, even outside the package also। तो पब्लिक और डिफॉल्ट पब्लिक का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया अभी? स्मॉल, छोटा सा। क्यों? क्योंकि डिटेल तो आगे पढ़ेंगे। यदि आपको लगता है कि एक मेथड को पैकेज के बाहर भी एक्सेस करना है, सो मेक इट पब्लिक। और यदि आपको लगता है उसको विद इन पैकेज एक्सेस करना है, मेक इट डिफॉल्ट पब्लिक। और अगर आपको लगता है उसको क्लास के बाहर ही नहीं जाने देना है, मेक इट प्राइवेट प्रोटेक्टेड। आगे बात करेंगे जब इनहेरिटेंस आएगा। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि सर मेन को पब्लिक क्यों बना रहे हैं आप? इसलिए क्योंकि फिर से समझ, जब हमने यहां पर लिखा था जावा टेस्ट, ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बोला, जब आप लिखोगे जावा टेस्ट प्रोग्राम, अरे ये सारी कहानी रन टाइम के लिए है बेटा। कंपाइलेशन टाइम पे तो मेन के आगे पब्लिक लिखो ना लिखो, प्राइवेट लिख दो, प्रोटेक्टेड लिख दो, कंपाइलेशन तो हर केस में होगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलेशन के टाइम पे जावा में मेन एग्जीक्यूट नहीं होता है, कॉल नहीं होता है। मेन की कॉलिंग जावा में होती है रन टाइम पे। तो यदि मैंने लिखा जावा टेस्ट, तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि बॉस इस स्टेटमेंट को कंपाइलर इंटरनल पढ़ेगा जावा टेस्ट डॉट मेन। अब यदि जावा टेस्ट को कंपाइलर ने जावा टेस्ट डॉट मेन एग्जीक्यूट किया है तो पहली स्टेप उसने मेन की कॉलिंग की है क्लास के नाम के साथ, तो इसके लिए हमने उसको स्टैटिक बना दिया। लेकिन ये जो मेन है ये क्लास में रखा हुआ है और ये क्लास उस पैकेज में नहीं है जिस पैकेज में आपका जेवीएम है। सुनो आप, अरे देख बच्चे, आपका जेवीएम किसी और पैकेज में है, ठीक है, मान लो सपोज ये जेवीएम का पैकेज है और ये आपका पैकेज है, राइट। अब आपका मेन जो है ये क्लास है और इसमें सपोज ये मेन है, कॉलिंग इसकी कौन कर रहा है? इस मेन की कॉलिंग कर रहा है सपोज इस सेकेंड पैकेज का कोई मेथड जो कि किसी और पैकेज में रखा हुआ है। तो आपका मेन उस पैकेज में उस मेथड तक पहुंचे, उस सॉफ्टवेयर तक पहुंचे जो उसको कॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है? क्योंकि दोनों के पैकेज अलग अलग है। जो कॉल कर रहा है उसका पैकेज अलग है, बात समझ में आ रही है? जो कॉल कर रहा है उसका पैकेज अलग है और जहां आपने कोड लिखा है सपोज ये पैकेज अलग अलग है, दोनों पैकेज डिफरेंट है। तो आपका मेन जेवीएम तक पहुंचे, इसीलिए मेन के आगे क्या लिखा जाता है? पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और एक्चुअली देखा जाए तो ये मेन, मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि ये मेन का अपना एक सिंटेक्स है जावा में, कि जावा में अगर आपको मेन लिखना है तो एक्चुअली जावा ने प्री डिफाइन आपको एक सिंटेक्स दिया है, यू शुड राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पर क्यों हमने स्टैटिक बनाया, समझ में आई बात? स्टैटिक हमने इसलिए बनाई मेथड को, ठीक है, कि मेन ने, जावा ने मेन को स्टैटिक क्यों बनाया है उसका रीजन समझना। क्योंकि मेन की कॉलिंग जेवीएम करता है और जेवीएम मेन को कॉल करता है क्लास के नाम के साथ, और क्लास के नाम के साथ जेवीएम मेन को कॉल कर ले, इसीलिए हमने मेन को स्टैटिक बनाया है। दूसरा, जेवीएम और मेन के पैकेज डिफरेंट है। अगर मान लो मैंने पब्लिक नहीं बनाया तो आपका प्रोग्राम मेन को डिफॉल्ट पब्लिक कंसीडर करेगा, और अगर ये डिफॉल्ट पब्लिक होगा तो ये आउटसाइड द पैकेज एक्सेस नहीं होगा, और मेन को कॉल होने के लिए पैकेज से बाहर जाना है जेवीएम तक, इसीलिए हमने मेन को कैसा बनाया है? पब्लिक। तो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये रीजन समझ में आया? मेन के आगे वॉइड लिखा है क्योंकि मेन का रिटर्न टाइप नल है। इन जावा मेन शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, तो इट्स अ वॉइड। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और सुनना आप, जो कि मेन में लिखते हैं, लेकिन बस इसके लिए आपको थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा। हम मेन में लिखते हैं स्ट्रिंग टाइप का हमें एक अरे बनाना होता है।
स्ट्रिंग टाइप का अरे। वो अरे किसी भी नाम से हो सकता है, आप अपने नाम से बना लीजिए, राइट। मतलब आप इसका नाम डेटा भी रख सकते हैं। आपको तो एक अरे बनाना है, स्ट्रिंग टाइप का अरे। इसका नाम आप डेटा रख दीजिए, इसका नाम आप एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, राइट। इसको थोड़ा सा ढंग से लिखता हूं, देखिए आप। तो अब हमने मेन में क्या लिखा, वी हैव टू राइट पब्लिक। पब्लिक क्यों, समझ में आया। स्टैटिक, ठीक है, वॉइड इन मेन। और इस मेन में हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का एस कैपिटल, ARGS, कुछ भी नाम दे दीजिए, ARGS, ARGC। एक्चुअली अभी मैं आपको इसके बारे में केवल ये बोल सकता हूं, और ये अरे है, ठीक है, दिस इज एन अरे। अरे मतलब आपको इसके आगे ये ब्रैकेट लगाने हैं। अभी मैं इसके बारे में केवल ये बोल सकता हूं कि दिस इज कॉल्ड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ये कहलाता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप केवल इतना समझिए कि इसको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, राइट। क्योंकि उसके बारे में समझने के लिए पहले मुझे आपको स्ट्रिंग क्लास समझानी पड़ेगी और 2, 4, 5 प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। जब तक आप 2, 4 प्रोग्राम रन नहीं करोगे, प्रैक्टिकल रन नहीं करोगे, तब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। बट डोंट वरी, एटलीस्ट 4 से 5 प्रोग्राम हम बना लें। आप एक बार थोड़ा सा जावा से फैमिलियर हो जाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। लेकिन आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि मेन के आगे हमने पब्लिक क्यों लिखा, स्टैटिक क्यों लिखा, वॉइड क्यों लिखा, राइट। चलिए, अब ये तो बात की हमने पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन की, राइट। लेकिन अब यहां पर मुझे क्या करना है, इस मेन में एक प्रोग्राम लिखना है जिससे मुझे आउटपुट में हेलो प्रिंट करना है, या जो भी व्हाटएवर दैट वैल्यू यू वांट टू प्रिंट। आपको हेलो प्रिंट करना है, वेलकम प्रिंट करना है, राइट। तो आप देखिए, किसी भी लैंग्वेज में जब हमें कंसोल पे कुछ भी प्रिंट करना होता है, राइट। तो अब यहां पर आप समझिए कि ये आपकी कंसोल स्क्रीन है, ठीक है, ये आपकी कंसोल स्क्रीन है, और मैं चाहता हूं इस कंसोल पे मुझे प्रिंट करना है वेलकम, और ये आपका जावा का प्रोग्राम, राइट। तो हमेशा सुनना ध्यान से कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, राइट, आपके प्रोग्राम और कंसोल के बीच में एक मीडिएटर होता है जो कंसोल पे डेटा ले जाने का काम करता है या कंसोल से डेटा लाने का काम करता है, राइट। और ये जो मीडिएटर होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रीम, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट, कि यदि आपके जावा से डेटा कंसोल पे जाएगा या कंसोल से डेटा जावा में आएगा, तो ये होगा स्ट्रीम के थ्रू। और अगर आप C++ से अवेयर हैं, तो वहां भी हमने 2 स्ट्रीम पढ़ी हैं, एक सी आउट और एक सी इन। सी आउट और सी इन दोनों 2 स्ट्रीम हैं, दोनों 2 स्ट्रीम है, एक डेटा ले जाने के लिए, एक डेटा लाने के लिए। तो सिमिलरली जावा में भी यहां पे अगर हम बात करें कि जावा के प्रोग्राम से डेटा कंसोल पे जाएगा या कंसोल से जावा में आएगा, तो यहां पर ये टास्क परफॉर्म करती है स्ट्रीम्स। और यहां पे जो स्ट्रीम होती है, उस स्ट्रीम का नाम है ये आउट और इन। 3 टाइप की स्ट्रीम होती है, आउट, इन और ERR। तो तीसरे के बारे में अपन आगे बात करेंगे। एक्चुअली स्ट्रीम कौन होते हैं, सुनना। आई होप समझ पा रहे हैं आप चीजों को, क्योंकि बेटा स्टेप 1 पे आपको एक एक कॉन्सेप्ट को डीप डाइव करके समझना पड़ेगा, डिटेल में, थोड़ा सा तो डिटेल में जाना पड़ेगा। केवल लिख देना और आउटपुट प्रिंट करना प्रोग्रामिंग नहीं है, ठीक है। मतलब लॉट ऑफ टाइम मैं बच्चों से बात करता हूं, मैं उनसे डिस्कशन अगर करता हूं, ठीक है, और अगर मैं उनसे पूछता हूं बेटा आपने जावा पढ़ी, उन्होंने कहा हाँ सर पढ़ी है। ओके, टेल मी व्हाई यू शुड राइट पब्लिक स्टैटिक। दे डोंट नो, उनको ये नहीं पता होता है कि लिखा क्यों, बस लिखना है। सर मेन ऐसे ही लिखते हैं। अरे क्यों लिखते हैं, व्हाई यू शुड राइट पब्लिक स्टैटिक। तो वैसे ही अगर मैं भी यहां पर ये लिखने वाला हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन, तो ये क्यों लिख रहा हूं मैं, व्हाई यू शुड राइट। मैं सीधे प्रिंट क्यों नहीं लिख सकता, ठीक है, मैं सीधे प्रिंट क्यों नहीं लिख रहा हूं, मैंने आउट क्यों लिखा, मैंने सिस्टम क्यों लिखा। अरे ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं, समझो बात को जरा, ठीक है। तो ये सब क्यों लिख रहे हैं हम, है ना, ये सब कहानी क्या है, आप इसको समझने की कोशिश करो। तो यदि मान लो मुझे जावा में अब वेलकम प्रिंट करना है, जो भी डेटा प्रिंट करना है, उसके पहले की थोड़ी सी कहानी समझो आप, कि ये मेरा जावा का प्रोग्राम है और यहां से मुझे डेटा लेके कंसोल पे जाना है। तो ये डेटा जो लेके जाएगा वो कहलाती है स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब
सीक्वेंस ऑफ डेटा, ये स्ट्रीम है। तो जो स्ट्रीम डेटा लेके जाती है उसको बोलते हैं आउटपुट स्ट्रीम, उसको हम बोलते हैं आउटपुट स्ट्रीम। और जो डेटा लेके आएगी उसको बोलते हैं इनपुट स्ट्रीम। और आप देखो, सुनो, ये कहलाती है इनपुट स्ट्रीम। अब क्वेश्चन ये है, सर आउटपुट और इनपुट स्ट्रीम का काम जावा में करेगा कौन? कौन है जो आउटपुट स्ट्रीम का काम करता है और कौन है जो इनपुट स्ट्रीम का काम करता है? ये काम जावा में करेंगे दो ऑब्जेक्ट, और उन दोनों में से अभी फिलहाल हम एक ही की बात कर रहे हैं। जावा में देयर इज एन ऑब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट आपके लिए आउटपुट स्ट्रीम का काम करेगा, और जो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का काम करता है उस ऑब्जेक्ट का नाम है आउट। आउट इज एन ऑब्जेक्ट। ये आउट क्या है? इट इज एन ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए जावा में क्या काम करेगा? आउटपुट स्ट्रीम का। कि जब भी आपको जावा में डेटा जावा से कंसोल पे लेके जाना है, आउट इज ए रिस्पॉन्सिबल। तो आउट क्या है? इट इज एन आउटपुट स्ट्रीम इन जावा। ऐसे ही जिस दिन हम कंसोल से डेटा रीड करेंगे, लाइक अगर आपने सी पढ़ा है तो हम स्कैनएफ को यूज करते हैं, C++ आपने पढ़ा है तो हम सीइन को यूज करते हैं, वैसे ही जावा में हम इस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, इनको। लेकिन थोड़ा सा आगे, कि जब हमें डेटा कंसोल से रीड करना होगा, अभी मुझे क्या करना है? जावा से डेटा कंसोल पे लेके जाना है। तो जब आपको जावा का डेटा कंसोल पे ले जाना है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ये स्ट्रीम, जो कि डेटा को कैरी करके कंसोल पे ले जाती है। लेकिन इस स्ट्रीम का काम केवल कितना है? डेटा लेके जाना। और ये स्ट्रीम एक्चुअली कौन है? आउट। ये स्ट्रीम कौन है? आउट। तो अब ये आउट अगर स्ट्रीम है तो सर स्ट्रीम का काम आउट कर रहा है, तो आउट एग्जैक्टली एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे लिए आउटपुट स्ट्रीम का काम कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे लिए आउटपुट स्ट्रीम का काम कर रहा है, राइट। अब सुनो ध्यान से, अगर आउट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा किसी ना किसी क्लास का होता है। हर ऑब्जेक्ट के पीछे कोई ना कोई क्लास है, ठीक है। तो अगर ये आउट ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट की क्लास कौन सी है? इसके बैकग्राउंड क्लास कौन सी है? तो आउट जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, देखो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, हम बात कर रहे हैं जावा की। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझ में आ रहा है ना आपको? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट, क्लास, सारी बातें केवल इसी फॉर्मेट में हो रही है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये क्लास है, ये मेथड है, ये मेंबर है। तो इसीलिए मैंने डे 1 पे बोला था आपको कि बस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट के बिना जावा में प्रोग्रामिंग तो दूर की बात है, हम हिल भी नहीं पाएंगे। और मैंने आपको बहुत अच्छे से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एक एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, उस पर तो अभी अपन आए ही नहीं है। लेकिन यहां पर आप समझिए, जावा में हमें जो मिलेगा वो या तो ऑब्जेक्ट होगा, या क्लास होगी, या क्लास का मेंबर होगा, या इंटरफेस का मेंबर होगा, क्योंकि इन्हीं सब कहानियों से जावा आगे बढ़ेगी और शानदार तरीके से बढ़ेगी। और यदि आप देखिए केवल आपको रट के लिखना है तो बात अलग है। अगर आपको केवल रटना है कि system.out.println पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो फिर तो कहानी खत्म हो गई। फिर तो ये 2 मिनट का लेक्चर था कि जावा में लिख दो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ऐसा लिखते हैं, अरे क्यों लिखते हैं? system.out.println क्यों लिखते हैं? उसी कहानी को समझा रहा हूं, फोकस्ड होके थोड़ा सा समझो आप, क्योंकि इंटरव्यू कहानियों पे रटने पे नहीं चलेगा। इंटरव्यू में फैक्ट्स बताने हैं आपको कि इसके पीछे कारण क्या है, वो कारण जानेंगे आपसे। तो कारण को समझो, रटना नहीं है, राइट। तो यदि आप यहां पे, आई होप आपको आउट और इन समझ में आया है। तो मैंने आपको क्या बोला? आउट क्या है? इट इज एन ऑब्जेक्ट। और अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर आउट ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के पीछे कोई ना कोई क्लास है। तो इस आउट क्लास ऑब्जेक्ट के पीछे जो क्लास है उसका नाम है आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम, मैंने आपको क्या बोला? अभी हम नो डाउट क्लास और ऑब्जेक्ट से अवेयर भले ही ना हो, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इस आउट ऑब्जेक्ट के पीछे जो क्लास है उसका नाम क्या है? आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है आउट, ठीक है। और इस आउटपुट स्ट्रीम नाम की क्लास में आउट का काम क्या है? डेटा कैरी करना। लेकिन अब डेटा लेके तो ये आउट चले जाएगा, लेकिन इसको यहां प्रिंट कौन करेगा? तो प्रिंट करने के लिए मेरे पास इस आउटपुट स्ट्रीम क्लास में, जिसका ये ऑब्जेक्ट है आउट, देखो ये आउट कौन है? ऑब्जेक्ट।
आउटपुट स्ट्रीम क्या है? क्लास। इस क्लास में देयर इज अ मेथड कॉल्ड प्रिंट मेथड। प्रिंट, ठीक है, दो मेथड है, प्रिंट और प्रिंटलन। दोनों पे बात करेंगे, डोंट वरी, अभी फिलहाल हम प्रिंट की बात कर रहे हैं। देयर आर टू मेथड इन दिस आउटपुट स्ट्रीम क्लास। एक मेथड का नाम है प्रिंट और एक का नाम है प्रिंटलन। तो अब मुझे बताओ, ये प्रिंट मेथड, अरे सी पढ़ा है तो प्रिंटफ पढ़ा होगा, यहां प्रिंट है लेकिन यहां मेथड है। अरे बच्चे, यहां हर कॉन्सेप्ट क्लास में मिलेगा। तो प्रिंट इज अ मेथड। मेथड किस क्लास की है? आउटपुट स्ट्रीम। अब मुझे बता, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक लाइन बोली थी, यदि कोई मेथड किसी क्लास की मेंबर होती है तो उसको कॉल करने का तरीका क्या है? ऑब्जेक्ट से। तो यहां पर आपको आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है। जावा ने ऑलरेडी आपको आउटपुट स्ट्रीम क्लास का एक इनबिल्ड ऑब्जेक्ट बना के दिया है। आउट इज एन इनबिल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ आउटपुट स्ट्रीम क्लास। देयर इज नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द आउटपुट स्ट्रीम क्लास। आपको ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है। क्यों बना के दिया है? क्योंकि उसको एक स्ट्रीम चाहिए थी, एक स्ट्रीम देना थी, तो उसने ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम फॉर्मेट में दिया है। तो आउट इज एन ऑब्जेक्ट। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम क्लास में मेथड कौन कौन सी हैं जो प्रिंट करेंगी? प्रिंट या प्रिंटलन। तो सीधी सीधी बात है कि अगर मुझे इस प्रिंट को कॉल करना है तो सुन, क्या लिखूंगा मैं? मुझे ऐसा लिखना चाहिए ना, अरे ऑब्जेक्ट रेडी है, बना बनाया है, आउट डॉट प्रिंट, ये लिखना चाहिए मुझे, आउट डॉट प्रिंट। और जो भी डेटा आपको प्रिंट करना है वो यहां पर हमने लिख दिया, सपोज फिलहाल अभी वेलकम, ये मैंने लिख दिया वेलकम। तो बच्चे जरा सुन, आउट ऑब्जेक्ट प्रिंट मेथड, बहुत बढ़िया कॉल कर ली, लेकिन सुनना सुनना सुनना, ध्यान से सुन। प्रिंट मेथड, ठीक है, प्रिंट मेथड कहां दिए उसने? प्रिंट मेथड उसने मुझे दी है आउटपुट स्ट्रीम नाम की क्लास में। ये रही, देखो आप, ये प्रिंट मेथड उसने मुझे आउटपुट स्ट्रीम क्लास में दी है। आउट उसका इंप्लिसिट ऑब्जेक्ट है, लेकिन प्रिंट मेथड तो क्लास में दी है, लेकिन आउट ऑब्जेक्ट जो कि आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये भी तो जावा ने दिया है ना, इंप्लिसिट ऑब्जेक्ट है ना, आपने नहीं बनाया ना। तो यदि जावा ने यह ऑब्जेक्ट आपको इंप्लिसिट दिया है, बना के दिया है, तो इसे भी तो कहीं रख के दिया होगा ना बेटा, क्योंकि जावा ने आपको जो दिया है वो कहीं ना कहीं कहां रख के दिया है? क्लास में। तो यदि ये आउट ऑब्जेक्ट भी उसने मुझे बना के दिया है, तो अब सुन कहानी, ये आउट नाम का ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट है आउटपुट स्ट्रीम क्लास का, जो कि ऑब्जेक्ट है आउटपुट स्ट्रीम क्लास का, राइट। इसके पीछे जो क्लास है वो आउटपुट स्ट्रीम है, ठीक है, जिसकी मेथड है प्रिंट। ये रहा, सुन कहानी, समझ बच्चे, समझ बच्चे, समझ बेटा। ये प्रिंट और प्रिंटलन मेथड आउटपुट स्ट्रीम क्लास की मेथड है, आउट उसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये आउट ऑब्जेक्ट जावा ने मुझे जिस क्लास में रख के दिया है उस क्लास का नाम है सिस्टम। सिस्टम क्लास। इसमें तीन ऑब्जेक्ट मिलेंगे हमें, आउट, इन और ईआरआर। आउट ऑब्जेक्ट जिस क्लास का मेंबर है उस क्लास का नाम है सिस्टम क्लास। तो अब पूरी हायरार्की समझ में आई आपको? देखो क्या है, आउट इज ए मेंबर ऑफ सिस्टम। क्या है? सिस्टम इज अ क्लास, आउट इज एन ऑब्जेक्ट, प्रिंट इज अ मेथड। देखो आप कहानी समझो जरा, पूरी की पूरी कहानी समझो। प्रिंट एंड प्रिंटलन क्या है? मेथड। आउट क्या है? ऑब्जेक्ट। सिस्टम क्या है? क्लास। अब इन तीनों को रिलेट करना है। मेथड की एक्सेसिबिलिटी ऑब्जेक्ट से होती है, मतलब कोई भी मेंबर अगर क्लास में है तो उसको एक्सेस करने का तरीका क्या है? ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे सर स्टडी करे, वो सेकेंडरी कॉन्सेप्ट है। अभी क्लास में अगर कोई भी मेंबर है तो उसको एक्सेस कैसे किया जाएगा? क्लास के, सॉरी, ऑब्जेक्ट के साथ। आउट ऑब्जेक्ट रेडी है, तो मैंने ये लिखा, देखो, आउट डॉट प्रिंट, ये लिखा ना मैंने अभी, आउट डॉट प्रिंट। लेकिन बच्चे, आउट भी तो किसी क्लास में रखा हुआ है ना। आउट कहां रखा हुआ है? आउट रखा हुआ है सिस्टम क्लास में। तो आउट को सिस्टम क्लास से बाहर निकालने के लिए मुझे सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट तो यही बोलता है ना, क्योंकि अगर कोई मेंबर क्लास में है तो उसको एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इस आउट को सिस्टम से बाहर निकालने के लिए मुझे सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। सोचो, यहां पर मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए, राइट, कि आउट के पहले मुझे लिखना चाहिए सिस्टम S1 इक्वल टू, और ऑब्जेक्ट जैसे ही बनता है जावा में, न्यू सिस्टम समथिंग, और ऐसा लिखना चाहिए S1 डॉट, अभी आप समझो बात को, ये सपोज मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, राइट, सिस्टम S1 एंड देन S1 डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अरे कॉन्सेप्ट तो यही बोलता है ना कि अगर मेथड को कॉल करना है,
ऑब्जेक्ट से कॉल होगी। आउट ऑब्जेक्ट आपको इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि ऑलरेडी उसने इंप्लिसिट बना के दिया हुआ है, क्योंकि उसको एज एन स्ट्रीम यूज करना था। लेकिन आउट को भी तो उसने सिस्टम क्लास में रख के दिया है, तो सिस्टम से आउट को निकालने के लिए मुझे सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जावा बोलता है ये भी मत कर। मैंने कहा वाह यार बहुत बढ़िया। तो फिर मैं आउट को सिस्टम से बाहर निकालूंगा कैसे? तो उसका क्या कहना है, सुन बच्चे देख, आखिरी कहानी सुन ले, आखिरी कॉन्सेप्ट सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट उसने मुझे कहां रख के दिया? सिस्टम क्लास में। लेकिन इस आउट को सिस्टम क्लास से एक्सेस करने के लिए देयर इज नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम क्लास। यू कैन एक्सेस दिस आउट ऑब्जेक्ट विद द क्लास नेम। आप इसको क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि ये आउट जो है ये सिस्टम क्लास में रखा हुआ स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। इट इज एन स्टैटिक ऑब्जेक्ट ऑफ सिस्टम क्लास। ये आउट सिस्टम क्लास का स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, और यदि क्लास में कोई भी मेंबर स्टैटिक होता है तो कॉल करने का तरीका क्या है? क्लास के नाम के साथ आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो अब पूरी कहानी सुनो आप। मेथड कॉल करना है, आउट ऑब्जेक्ट है। आउट ऑब्जेक्ट को कॉल करना है जो कि सिस्टम क्लास में रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है क्योंकि ये आउट सिस्टम क्लास में कैसा दिया उसने मुझे? स्टैटिक ऑब्जेक्ट। तो अब मैं पूरी स्टेटमेंट कैसे लिखूंगा देखो, आप खुद समझो। आप प्रिंट को कॉल किया आउट से, और आउट को कॉल किया मैंने सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वेलकम। तो अब जाके आपका प्रोग्राम आउटपुट प्रिंट करेगा एंड यू विल गेट वेलकम इन योर आउटपुट स्क्रीन। तो पूरी कहानी में कौन क्या है समझ में आ रहा है? पब्लिक क्यों लिखा, स्टैटिक क्यों लिखा, सिस्टम क्या है, आउट क्या है। तो अब अगर इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में हम लिखें तो हमने क्या लिखा? सिस्टम, सिस्टम का एस कैपिटल, स्ट्रिंग का एस कैपिटल, क्योंकि ये दोनों क्लास है, और क्लास के नाम का फर्स्ट लेटर आपको पूरी जावा में, मतलब ये रूल जो केमल कन्वेंशन है पूरी जावा में एप्लीकेबल है कि क्लास के नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, राइट। तो हमने क्या लिखा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और डबल कोट्स में वो डेटा जो आपको प्रिंट करना है स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैंने लिख दिया वेलकम इन जावा, जो भी आपको वॉट एवर द डेटा, डबल कोट्स कंप्लीट, सेमीकोलन। सेमीकोलन इसलिए क्योंकि एवरी स्टेटमेंट इन जावा इज टर्मिनेट विद सेमीकोलन। ये सेमीकोलन ये इंडिकेट करता है कि आपने ये स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया है। अब जो मैं लिखूंगा वो नेक्स्ट कमांड होगी, क्योंकि आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा, जेवीएम को आपको बताना पड़ेगा कि बॉस ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो चुकी है, नाउ कंसीडर द सेकंड स्टेटमेंट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आई होप आपने समझा है कि अच्छा। अब इस पूरी कहानी में आप ये समझो कि क्लास का नाम और प्रोग्राम का नाम सेम क्यों होता है? इसलिए क्योंकि ध्यान से सुनो, इस कहानी को भी सुनते हुए जा बेटा। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो मैंने आपको क्या बोला कि जैसे ही आप यहां पे लिखोगे, सुनना, जैसे ही आपने यहां पर लिखा, अरे कहां गया, जावा टेस्ट है ना, जब हमने लिखा जावा टेस्ट, मतलब जब इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर रहे हैं हम, तो हमने यहां पर क्या लिखा? जावा सी टेस्ट डॉट जावा। सुनना 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 समझ। तो प्रोग्राम कंपाइल हुआ, जब कंपाइल हुआ तो इस समय मेन कॉल हुआ क्या? नहीं हुआ। मेन की कॉलिंग कब हुई? जब आपने प्रोग्राम को रन किया। जब आपने प्रोग्राम को रन किया तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा, फिर से देख ले, आपने रन करने के लिए लिखा, जो भी आपका फोल्डर है वहां पर जाके आपने लिखा जावा टेस्ट। जब आपने लिखा जावा टेस्ट तो जेवीएम ने इसको इंटरनली एग्जीक्यूट किया जावा टेस्ट डॉट मेन से, जावा टेस्ट डॉट मेन। तो सुन, जिस प्रोग्राम को आप जेवीएम से रन कर रहे हो, देख कंपाइल तो तू कितनी भी क्लासेस को कर ले, लेकिन अगर आपने लिखा है जावा टेस्ट, इसका मतलब है कि आप जेवीएम को यह बताना चाह रहे हो कि इस क्लास में मेन है, तभी आपने जावा लिख के इसको कॉल किया है। क्योंकि जेवीएम को हम वही क्लास के नाम के साथ कॉल करेंगे जिसमें मेन रखा हुआ है। तो जेवीएम को कैसे पता चलेगा कि इस क्लास में मेन है? वो सीधे, जैसे मैंने आपको बोला ना, आप लिखोगे जावा टेस्ट डॉट मेन, तो आप सोचिए वो सीधे जाके टेस्ट नाम की क्लास ढूंढेगा, ठीक है, वो सीधे जाके ढूंढेगा जावा टेस्ट। जैसे ही आपने लिखा वो सीधे जाके टेस्ट नाम की क्लास ढूंढेगा, क्योंकि उसको पता है कि यही वो क्लास है जिसमें मेन रखा हुआ है।
क्योंकि आपने जेवीएम के साथ जो क्लास का नाम लिखा हुआ है उस क्लास में कंपलसरी मेन का होना जरूरी है, क्योंकि जेवीएम रन टाइम पे मेन को कॉल करेगा। तो जब आपने लिखा जावा टेस्ट तो आपका प्रोग्राम सीधे किसको कॉल करेगा? मेन को। तो इसीलिए इस क्लास का नाम मतलब वो इस फाइल में जाके जिसका नाम है टेस्ट सीधे जाके क्लास ढूंढेगा। तो ये प्रोग्राम का नाम है, ये क्लास का नाम है, तो उसको दोनों सेम मिलना चाहिए, तभी तो वो समझेगा कि टेस्ट नाम की क्लास में टेस्ट नाम के फाइल में टेस्ट नाम की क्लास है। उसको दोनों सेम चाहिए, इसीलिए हम क्लास का नाम और प्रोग्राम का नाम सेम रखते हैं। और यहां पर फिर से मैं बोल रहा हूं, जेवीएम को के साथ हम हमेशा उसी प्रोग्राम का नाम लिखेंगे जिसमें मेन रखा हुआ है। यहां तो अभी आगे देखना, मैं कंपाइल ऐसी भी क्लासेस करूंगा जिसमें मेन नहीं है, और वो कंपाइल होंगी, क्योंकि मेन की कॉलिंग कंपाइलेशन टाइम पे होती ही नहीं है। लेकिन जब भी मैं जावा के साथ कोई क्लास का नाम लिखूंगा, फाइल का नाम लिखूंगा, तो उसी फाइल का नाम लिखूंगा जिसमें मेन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जेवीएम को यह पता है कि जो नाम आपने यहां फाइल का लिखा हुआ है उसी में मेन है, क्योंकि उसको उसी के नाम से मेन को कॉल करना है। जिस नाम से फाइल आपने बनाई है उसी वो सीधे देखेगा कि यार अगर फाइल का नाम टेस्ट है तो इसमें टेस्ट नाम की क्लास होगी और उसमें मेन नाम की मेथड होगी। तो वो सीधे जाके इस फाइल में किसको ढूंढेगा? मेन को। एंड दैट इज द रीजन कि हमने दोनों के नाम सेम क्यों रखे हुए हैं। राइट, रीजन आपको आई होप समझ में आया होगा। देखो आप, ये जो रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि आपने यहाँ पे ये मेन लिखा हुआ है, ये क्लास टेस्ट लिखी हुई है, टेस्ट में ही तो मेन लिखा है ना हमने, और इसी नाम से आपका प्रोग्राम मेन को ढूंढेगा। तो कंपाइलेशन टाइम पे तो आप क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर केवल कंपाइल करना है, अगर आपका मोटो केवल इतना है कि आपको सोर्स कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट करना है, देन इट इज ओके। तो एक बार फाइनली हम इस पूरी प्रोसेस को फिर से देख लें। क्या किया देखो हमने, सबसे पहले हमने सोर्स कोड लिखा। सोर्स कोड की फाइल का एक्सटेंशन क्या था? test.java, जिसमें हमने मेन लिखा है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखा? नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको कंपाइल किया। ठीक है, कंपाइल करने के लिए हमने जिस कमांड को यूज किया है वो है जावा सी कमांड। ठीक, लेकिन जावा सी कमांड से जब कंपाइलर कॉल होगा तो वो केवल आपके प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करेगा? बाइट कोड में। बाइट कोड वाली फाइल का एक्सटेंशन है test.class, और इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में कॉल किया है जेवीएम को। जेवीएम को हमने कॉल किया किस कमांड के साथ? जावा कमांड के साथ। और अब आपका प्रोग्राम मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, एंड देन आफ्टर स्पेसिफिक मशीन कोड में, एंड देन इट डिस्प्लेस द आउटपुट। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस में आप समझो मेन इस समय कॉल नहीं हो रहा है, मेन की कॉलिंग इस समय हो रही है। ठीक है, यहां पे जावा से जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, देन योर प्रोग्राम कॉल्स द जेवीएम एंड एग्जीक्यूट्स द मेन मेथड। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स जो कि हमने फॉलो की है कि वाई पब्लिक, वाई स्टैटिक वॉइड क्या होता है। और यहां पर आप फिर से सुनना, नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि जावा में मेन को कितने तरीके से लिखा जाता है। ओके, अभी एक कंफ्यूजन ये भी कि सर एक्चुअली हमने तो कहीं पढ़ा था प्रिंट एलन मेथड होती है, आपने तो प्रिंट लिखी है। अरे बेटा, सब समझेंगे, लेकिन आज का लेक्चर केवल ये था कि जावा के पहले प्रोग्राम का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए। तो आई होप ये पूरी कहानी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। और अगर कहीं कोई भी डाउट है तो बेटा थोड़ा सा टाइम लो, फिर से एक बार इस लेक्चर को देखो, लेकिन लेट इट बी प्लीज मत करिए, क्योंकि ये डिटेल आपको समझनी पड़ेगी। टाइम लेती है जावा। जावा इज नॉट अ लैंग्वेज जिसको 15 घंटे 10 घंटे में सीखा जा सके। अगर आपको एक्चुअल जावा डेवलपर बनना है तो यू शुड स्पेंड योर टाइम विद जावा। आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद सोचिए ऑलमोस्ट 50 मिनट, 40 to 50 मिनट मुझे केवल आपको इसको समझाने में लगे हैं कि वाई पब्लिक, वाई स्टैटिक, वाई सिस्टम, वाई आउट, वाई प्रिंट। राइट, तो टेक्नोलॉजी की शुरुआत जो है, एक बार अगर आपने उस शुरुआत में इस टेक्नोलॉजी को कैच कर लिया, इसके बाद तो फिर चीजें बहुत आसानी से समझ पाएंगे हम। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, और यदि समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मैं मिलता हूं आपसे इसी सीक्वेंस को लेके नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।